हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक यानी कि आरोह भाग 2 के दोस्तों दूसरे पाठ को, जो कि जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा गया है। इसका नाम है दोस्तों बाजार दर्शन। तो ये दोस्तों एक आपका किस विधा की रचना है, इसमें दोस्तों क्या क्या बताया गया है और इससे दोस्तों आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो सब पे दोस्तों विचार करते हुए हम आज इस पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैनेन्द्र का दोस्तों आपके कहानी के क्षेत्र में और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रेमचंद के बाद में जिस किसी ने दोस्तों उपन्यास विधा को, कहानी विधा को दोस्तों आगे बढ़ाया है, तो उन रचनाकारों में, उन साहित्यकारों में जैनेन्द्र का नाम दोस्तों मुख्य रूप से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इनका परिचय पढ़ेंगे, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं जो प्रमुख हैं, जो हर बार दोस्तों आपके पेपरों में आती हैं, उनके बारे में जानेंगे। और दोस्तों फिर इस पाठ की दोस्तों क्या भूमिका है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जन्म दोस्तों इनका 1905 में हुआ था, एक केवल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कभी भी दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी डेटों से दोस्तों क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हर विद्वान के अनुसार है वो डेटों में दोस्तों, क्योंकि पहले दोस्तों आज के समय के अनुसार अखबार थे नहीं, ठीक है, किताबें थी नहीं, प्रकाशित कोई भी चीज़ थी नहीं, ठीक है, नेट वगैरह था नहीं था। तो आज से आप 10 साल पहले के ही बच्चों की देख लीजिए कि उनकी जन्म DOB है दोस्तों, वो भी आपको निश्चित नहीं मिलती है। जिस दिन पैदा हुआ उस हिसाब से दोस्तों अंदाज से उनकी मार्कशीट में है वो डेट डाल दी जाती थी। लेकिन 21वीं शताब्दी में दोस्तों ये प्रचलन शुरू हुआ है कि हर चीज़ को अंकित करना, ठीक है, सब कुछ दोस्तों। तो इनकी जो सन हैं दोस्तों वो कभी भी नहीं पूछे जाते। कई एक फेमस सन हैं जो जिस पर सभी विद्वान प्रमाणिक होते हैं, उनसे ही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन 1905 है तो कई बार नेट जैसी परीक्षाओं में, कॉलेज लेक्चरर जैसी परीक्षाओं में आपसे आरोही क्रम, अवरोही क्रम है, इस प्रकार के प्रश्न है आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई दे दिया जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, इनको आप आरोही क्रम से, जन्म तिथि के अनुसार आरोही क्रम से जमाइए। तो वहाँ पर आपको एक मोटा मोटा दोस्तों जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले हो गए आपके प्रेमचंद जी हो गए, फिर आपके साथ जयशंकर प्रसाद जी हो गए 1889 में, 1880 में प्रेमचंद हो गए, उसके बाद में आपके 1905 में जैनेन्द्र हो गए, 1907 में महादेवी वर्मा हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बड़ी परीक्षाओं में, नेट जैसी परीक्षाओं में आपको इन पर फोकस करने की ज़रूरत है। और नेट में भी दोस्तों क्या होता है कि हर किसी का डेट याद करना और हर किसी का डेट दोस्तों पूछना संभव नहीं है। जो सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो रचनाकार आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन्हीं की दोस्तों जन्म तिथि है, ठीक है, मरण तिथि है, वो आपको उन्हीं की डेट्स हैं वो याद करनी है, उन्हीं की रचनाओं की जो संख्या है, उन्हीं की जो उनकी रचनाओं की जो प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, वो आपको याद करना है। ये नहीं कि आप लगभग दोस्तों कम से कम 3-4 हज़ार कम से कम आराम से फेमस रचनाकार होंगे, ठीक है, आदिकाल से लेकर के यदि हम आधुनिक काल तक दोस्तों बात करें तो कितनी आप डेटों को याद करेंगे। हर रचनाकार के हर 10-10, 20-20 रचनाएं हैं, उनकी सबकी डेट, जन्म तिथि, सब कुछ क्या क्या किया, तो ये दोस्तों बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई एक आध क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, नेट में कई क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो नेट वाले लोगों को दोस्तों जो फेमस रचनाकार हैं उनकी जन्मतिथि वगैरह सब याद होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में दोस्तों कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि जैनेन्द्र का जन्म है वो कब हुआ था। तो इनकी दोस्तों प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। तो एक तो इनका परख याद रखिए, सुनीता याद रखिए, त्यागपत्र याद रखिए। आपसे 3-4 उपन्यास हैं वो विकल्प में देकर के पूछा जा सकता है
कि निम्न में से कौन सा जो समूह है वो जैनेंद्र की रचनाओं से संबंधित है या जैनेंद्र के उपन्यासों से संबंधित है। तो वहाँ पर आपको 3-4 रचनाएं जैनेंद्र की एक विकल्प में दे दी जाएंगी, उसको आपको छांटना पड़ेगा, जैसे कि पिछली बार में अज्ञे की दोस्तों दी गई थी। ठीक है, तो परख, सुनीता और दोस्तों त्यागपत्र इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके अलावा वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये दोस्तों इनके दो प्रमुख महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब। एक दोस्तों इनकी कहानी है जो बहुत ही फेमस है, वो है दोस्तों खेल। ठीक है, तो खेल कहानी के बारे में भी आपसे पूछा जाए तो वो भी आपकी हो जाएगी जैनेंद्र की। इसके अलावा प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान इनके निबंध संग्रह हैं। लेकिन जो जैनेंद्र का जो मुख्य योगदान माना जाता है वो आपकी कहानी क्षेत्र में और उपन्यास क्षेत्र में माना जाता है। ये प्रेमचंदोत्तर कहानी परंपरा और उपन्यास परंपरा के महत्वपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। प्रमुख पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित है। इससे पहले के दोस्तों अध्याय में मैंने बताया था कि सबसे पहले भारत रत्न है, उससे छोटा पद्म विभूषण है, उससे छोटा आपका पद्म भूषण है और उससे छोटा आपका पद्म श्री है। तो इनको दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1990 में इनका निधन हो गया। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए हैं वह यथार्थ की विकटता को कैसे निरुत्साहित हो सकता है। ये दोस्तों कहना चाहते हैं कि ये यथार्थ को केवल अंतिम सत्य मान करके, ठीक है, कि भाई दुनिया में ये चल रहा है, ये बुरा है, यही अंतिम सत्य है, अब आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो दोस्तों वह तो असमर्थ है। फिर इस प्रकार यदि मान लेता है, क्योंकि वो कुछ भी करना नहीं चाहता, उसने जो देखा है, जो असंगत, जो बुराइयां उसने देखी हैं, उसी को वो अंतिम सत्य मान सकता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो हमेशा कल्पनाओं में, जो हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा से दोस्तों प्रेरित होता है, तो वो कभी भी दोस्तों यथार्थ को सत्य नहीं मानता है, बल्कि यथार्थ से आगे बढ़कर भी दोस्तों उसमें सुधार की कुछ आकांक्षा है वो रखता है। हिंदी में प्रेमचंद के बाद में सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान यानी कि योगदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया जाता है। जैनेंद्र की दोस्तों सबसे रचना शैली की सबसे मुख्य विशेषता जो दोस्तों निकल के आती है वो है दोस्तों मनोवैज्ञानिकता। कहानियों में दोस्तों मनोवैज्ञानिकता, उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता इनकी। यदि आपसे मनोवैज्ञानिक कथाकार का दोस्तों नाम पूछा जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपके जैनेंद्र कुमार आ जाएंगे। उसके बाद में आपके इलाचंद्र जोशी के बारे में आता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने भी कुछ कहानियाँ मनोवैज्ञानिकता, जैसे कि आपकी ईदगाह है कहानी है, ठीक है, तो वो भी दोस्तों मनोविज्ञान की कहानी है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है दोस्तों आपके जैनेंद्र का। इसके अलावा आपके अज्ञे का भी योगदान है। परख और सुनीता के बाद में 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभूत प्रतिष्ठा दिलाई। तो त्यागपत्र उपन्यास दोस्तों इनका सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। इसी तरह खेल दोस्तों ये इनकी कुछ कहानियां हैं। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। तो दोस्तों आपको इन सारी कहानियों को दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं, इनमें से दोस्तों आपकी एक भी कहानी यहाँ पर नहीं लगी हुई है आपके पाठ्यक्रम में 9 से लेकर के 12 तक। लेकिन जब आप कभी भी आपको समय मिले तो दोस्तों इनको पढ़ना। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य और तत्सत, तो ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और जब आप इनको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार जैनेंद्र है दोस्तों वो सूक्ष्म मनोविज्ञान का यहाँ पर चित्रण करते हैं। कथाकार होने के साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी आपके साहित्यकार माने जाते हैं। चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज प्रयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं वह
अन्यत्र दुर्लभ है, और इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है। तो यदि गांधीवाद आया कि भाई किस प्रकार के रचनाकार हैं, जैनेंद्र हैं, वो किस बात से प्रभावित हैं, तो गांधीवाद से प्रभावित हैं। बाजार दर्शन, अब दोस्तों पाठ की भूमिका है, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनने के दोस्तों लगभग आपके 50-60-70% चांस रहते हैं। तो बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो सबसे पहले दोस्तों आ गया कि बाजार दर्शन किसकी रचना है, जैनेंद्र की रचना है। इसके अलावा किस विधा की रचना है, तो दोस्तों वो है आपके निबंध विधा की रचना। जब भी आप किसी पाठ को पढ़ें तो दोस्तों सबसे पहले आपका परिचय, ठीक है, लेखक का परिचय, उसकी कौन सी रचनाएं फेमस हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बारे में आपको कौन सा पाठ है उस लेखक का, रचनाकार क्या है, किस किताब में दोस्तों संकलित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों किस विधा की रचना है वो आपको पता होना चाहिए। कहाँ से लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए, यदि वहाँ पर दे रखा है भूमिका में तो। और यदि दोस्तों उसका फिर उसके बाद में आपको मूल भाव, इसमें क्या बताने की कोशिश लेखक ने या साहित्यकार ने की है, वो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। पाठ से पहले आपकी ये 5-6 चीज़ें दोस्तों यदि क्लियर हैं तो आपके दोस्तों लगभग 70% चांस हैं कि आप उस क्वेश्चन को सही कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ 8-10 क्वेश्चन हैं जो पाठ के अंदर से बनते हैं, तथ्यात्मक हैं, वो आपको दोस्तों कहानी समझते हुए आपके गहराई में बैठाने पड़ेंगे। 1-2 बार यदि आप उनका रिवीजन करेंगे तो वो अच्छे से दोस्तों आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इस मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। तो दोस्तों इसमें उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति पर इन्होंने प्रहार किया है, उस पर व्यंग किया है। वे अपने परिचितों मित्रों के जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय अपनी चमक दमक में फंस गए तो वह संतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। तो जैनेंद्र कह रहे हैं कि भाई आज उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति का इतना बोलबाला है कि आदमी उसकी चकाचौंध में फंस करके रह गया है। यदि आज हम अपनी आवश्यकताओं को जानकर कि भाई हमें केवल इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है, उसको यदि जान करके हम बाज़ार में जाएंगे तो फिर हम सकुशल है वो बाज़ार से निकल आएंगे। लेकिन यदि हम सीधे ही मोह उठा करके बाज़ार में चले गए तो फिर दोस्तों बाज़ार से निकल पाना, बाज़ार की चकाचौंध में ही दोस्तों हम खो जाएंगे। बाज़ार से कभी भी दोस्तों हम सकुशल नहीं निकल पाएंगे। हमारा मन है कभी इस चीज़ को लेने को करेगा, कभी उस चीज़ को लेने को करेगा। इस मूल भाव को जैनेंद्र ने भली भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह, यानी कहीं तो दोस्तों एक दार्शनिक की तरह समझाने की कोशिश की है और कहीं एक कहानीकार यानी कि किस्सा गोई की तरह समझाने की कोशिश की है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र कहा है। तो इस प्रकार दोस्तों बाजार की जो पोषण करता है, ठीक है, जो साहूकार हैं, सेठ हैं, दलाल हैं, और इस प्रकार की जो बाजारवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, उनकी दोस्तों जो अर्थशास्त्र है उसको भी उन्होंने अनीति शास्त्र कहा है। तो ये है दोस्तों बाजार दर्शन। जल्द ही दोस्तों छोटा सा आपका एक पाठ है, निबंध है, जल्द ही आपका पूरा हो जाएगा एक ही क्लास में। तो चलिए, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। यानी कि शुरुआत में ही दोस्तों देखिए कैसा परिचय दे दिया है कि भाई मित्र बाजार तो गए थे एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए, लेकिन जब आए तो बहुत सारे बंडल उनके पास में थे। मैंने कहा यह क्या? बोला यह जो साथ थी। उनका आशय यह था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। तो लेखक किस महिमा का कायल है? तो पत्नियों की महिमा का कायम है। यदि आप पत्नी को बाजार लेकर के जाएंगे तो फिर आपके दोस्तों जेब में पैसे और हाथ में दोस्तों आपके बैग्स कितने होंगे? तो आप
सोच सकते हैं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणिक है। यानी कि बाजार में शुरुआत से ही दोस्तों जो पत्नियां हैं वो अधिक खरीदारी में रुचि रखती हैं, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं। फिर भी सच सच है कि वह यह है कि इस बात से पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी वेग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी कि जितनी आपके पास में पैसे की गर्मी होगी, जितना आपका मनी वेग होगा, उस हिसाब से ही आपकी जो पत्नियां हैं वो आपकी खरीदारी करेंगी। पैसा पावर है, ठीक है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो वह खाक पावर है। ठीक है, तो पैसे को पावर माना है, लेकिन पैसा कब पावर है? जब तक उससे कोई ख़रीदारी नहीं की जाएगी, तब तक आप दिखाएंगे नहीं, आपके पास फॉर्च्यूनर नहीं होगी, ठीक है, तब तक आप दोस्तों लखपति कहलाने के अधिकारी भी नहीं हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग यानी कि खरीदारी पावर की प्रयोग में ही पावर का रस है। भाई पैसे की पावर का तो रस किस में है कि जब आप खरीदारी बाजार से करें, जब आपके पास में चीज़ें हों, फ्रिज हो, कूलर हो, टीवी हो, ठीक है, एसी हो, सारी सुविधाएं आपके पास में हों दोस्तों भौतिकवाद की, तब ही दोस्तों माना जाता है कि भाई इसके साथ में पैसा है और उसी पावर का रस है, वो परचेजिंग में मिलता है, ख़रीदारी में मिलता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। यानी कि वो पैसे की पावर को दोस्तों कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है, इसीलिए तो वो पैसा जोड़ते जाते हैं और केवल खरीदारी है वो खर्च करते नहीं हैं। बस खुद पैसों के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए, मित्र के सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आ जाता। वो तो पैसा ख़त्म हो गया, वरना और सामान आ जाता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। तो दोस्तों आजकल जो लोग हैं वो ज़रूरत के हिसाब से कोई भी ख़रीदारी नहीं करते हैं, बल्कि जितना पैसा होता है कि भाई हम तो लखपति हैं, तो फिर वो लखपति के हिसाब से दोस्तों शॉपिंग करते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। तो दोस्तों जो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं उसमें सबसे पहला कारण तो लेखक ने बताया कि पैसा है, पैसे की गर्मी है तो लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों बाज़ार, कि बाज़ार आज इतना चकाचौंध युक्त है कि दोस्तों आदमी अपने मन को खरीदारी करने से रोक नहीं पाता है। नाना प्रकार की जो वस्तुएं हैं दोस्तों वो दुकानों पर बाज़ार में सजी हुई दिखाई देती हैं, तो आदमी सोचता है कि चलो खरीद ही लिया जाए। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है, कुछ तुम खरीदारी ना करो पर देख तो लो। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। कि भाई इस आमंत्रण में कोई भी आपको पास बुलाने के लिए आग्रह नहीं कर रहा है, आपसे निमंत्रण नहीं दे रहा है, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए रूप की चकाचौंध है, उसको अभिव्यक्त कर रहा है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। यानी कि आप देखते हैं कि छोटे जो खरीदार हैं दोस्तों वही आपकी आवाज़ देते हैं अपना सामान बेचने के लिए, लेकिन जो बाज़ार लग्जीरियस होते हैं, मॉल्स होते हैं दोस्तों, उनमें कभी भी आपको आवाज़ देते हुए नहीं लोग मिलेंगे। वहाँ पर हैं वो चीज़ें इतनी चकाचौंध से होती हैं, इतनी लग्जीरियस होती हैं कि दोस्तों आपको स्वयं ही जा कर के वहाँ पर आप ख़रीदारी करनी होती है, और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाज़ार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, ओहो। यानी कि चौक बाज़ार में जब आदमी, यानी अच्छे बाज़ार में जब भी आदमी जाता है तब उसको लगता है कि भाई यहाँ तो बाज़ार में बहुत सारा सामान है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो फिर वो ख़रीदारी करने की लायक होता है।
कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना के लिए विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डालता है। असंतोष कैसे पैदा करता है कि भाई मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अभी जो भी है वो थोड़ा है। तृष्णा दोस्तों इच्छा पैदा कर देता है कि और मैं खरीदारी करूं। ईर्ष्या कैसे पैदा कर देता है कि भाई पड़ोसी के पास में लिया आया तो ठीक है, मेरे पास में भी दोस्तों होनी चाहिए। तो इस प्रकार है वो बाजार आदमी को पागल बना देता है। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए बाजार से, कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मन तो करता है कि सभी कुछ खरीद डालूं। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्यों रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझना आता कि ना लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसी से मैं कुछ भी ना ले सका। ये है दोस्तों आपकी तृष्णा कि आप सब कुछ लेना चाहते हैं, सब कुछ तो ले नहीं सकते क्योंकि इतने पैसे हैं नहीं, तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं लाया है। तो ये दोस्तों आपके किंकर्तव्य विमूढ़ता की ऊहापोह की स्थिति है, वो बाजार की चकाचौंध आपके मन में पैदा कर देती है। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। यानी कि आपको यदि पता नहीं है, आप सीधे मुंह उठा करके बाजार चले गए तो आपको दोस्तों 10 चीज़ों को लेने का मन करेगा। यदि आप घर से दोस्तों ये निश्चय कर गए कि मुझे तो केवल ये ही दोस्तों चीज़ लानी है, तो फिर बाजार का जो जादू है आप पर वो कम चलने लगता है। तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी ना कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। यानी कि बाजार का जादू है वो आँख की तरह, यदि आप जो भी चीज़ देखते हैं तो फिर उसको लेने के लिए लालायत होते हैं। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुम्बक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसे हालात में जादू का असर खूब होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जादू का असर कब होता है, किस पर ज़्यादा होता है, कि जिनकी जेबें तो भरी हों, यानी जिनके जेब में तो पैसा अधिक हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हो कि भाई उन्हें लेना क्या है, यानी कि मन बिल्कुल खाली है, तो उन पर दोस्तों बाजार का जादू है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। यानी कि जेब खाली हो लेकिन मन भरा ना हो, ठीक है, तो भी दोस्तों जादू क्यों चल जाएगा कि सभी कुछ को लेने का जी करेगा। हालांकि हम जेब में पैसा नहीं है तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाजार की जो तृष्णा है, बाजार उसमें असंतोष तो पैदा कर देगा, तृष्णा जगा देगा, ईर्ष्या पैदा कर देगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरेगी, पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिट्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। कि भाई जकड़ भले ही तुम रेशमी की हो, बंधन चाहे सोने का हो, पक्षी को चाहे सोने के पिंजड़े में ही दोस्तों बंद कर दिया जाए, चाहे उसको मेवा मिश्री खाने को दिया जाए, लेकिन जो बंधन है वो तो बंधन है, ठीक है, स्वतंत्रता को तो उसमें नामो निशान नहीं है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तो बाजार ना जाओ। आपसे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि बाजार दर्शन नामक पाठ में जैनेंद्र ने बाजार के जादू से बचने का कौन सा उपाय बताया है। कि जब भी बाजार जाओ तो खाली मन ना जाओ, बाजार मन जाते हो तो बाजार में यदि जाते हो तो आपका मन है वो भरा हुआ होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है और वही चीज़ मुझको बाजार से लेकर के आनी है। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी करके जाना चाहिए, पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार में भी फैला का फैला ही रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो ये दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि बाजार की असली कृतार्थता क्या है, असली सार्थकता क्या है। बाजार दोस्तों तभी सार्थक है जब आपकी असली आवश्यकता में काम आए।
आपको दोस्तों सेब की ज़रूरत है वास्तविकता में, तो जब आपके लिए बाज़ार सेब उपलब्ध करा दे तो ये उसकी सार्थकता है। आपको दोस्तों सब्जियों की ज़रूरत है तो सब्जियां उपलब्ध करा दे। आपको कपड़े की वास्तविकता में यदि ज़रूरत है, आपको कपड़े उपलब्ध करा दे, तो दोस्तों ये बाज़ार की सार्थकता है। आज आप देखते होंगे कई दोस्त ऐसे होते हैं, कई लड़कियाँ दोस्तों, लड़कियों में तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि उनके पास में 10 जोड़ी दोस्तों कपड़े हैं, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद में फिर उनको नया लेने की चाह होती है। ठीक है, चाहे वो फटें या नहीं पड़ें, पुराने हों या नहीं हों, लेकिन दोस्तों उनका नियम है कि बाज़ार यदि गए तो दोस्तों एक जोड़ी कपड़े तो वो उठा करके ले ही आते हैं। तो ये दोस्तों बाज़ार का अपना जादू है, जो ऐसे लोगों पर बहुत ज़्यादा चलता है जो खाली मन से बाज़ार जाते हैं। तो आप इसको दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए कि बाज़ार की असली सार्थकता क्या है। बाज़ार की असली सार्थकता है आपके कि जब वो समय पर यदि काम आता है तो बाज़ार की असली सार्थकता है। यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है, यानी यहाँ पर एक अंतर को देखना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद होना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह मन शून्य हो जाएगा। यानी कि जो लेखक है वो शून्य मन का विरोधी नहीं है कि आप कोई भी इच्छा लेकर के नहीं जाएं, ठीक है, बंद करके जाएं मन को कि मुझे तो कुछ नहीं लेना है, ठीक है। मन में कोई एक इच्छा हो जो आपकी आवश्यकता हो। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है। जो सनातन भाव से संपूर्ण है से शव अपूर्ण है, इससे मन बंद नहीं रह सकता है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध स्तपय का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह है रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह है वह नहीं है। ठाट देकर मंद को बंद करना जड़ता है। यानी कि दोस्तों हमें यदि कोई भी हमारी इच्छाएं हैं तो उनको आवश्यकता में, यदि हमारी वास्तविकता में यदि आवश्यकताएं हैं तो इनको बिल्कुल भी दोस्तों दबाना नहीं चाहिए, बल्कि दोस्तों उनको हमें एक सकारात्मक तरीके से हमें उनको निकालना चाहिए। जो आवश्यकता है उसी की खरीदारी करना चाहिए। और लेखक यहाँ पर कहता है कि यदि हम ज़बरदस्ती से दोस्तों मन की इच्छाओं को यदि हम निरोध कर लेंगे, मन की इच्छाओं को यदि हम रोक लेंगे, तो फिर दोस्तों वो दोस्तों हमारी जड़ता कहलाएगी। लोभ का यह जीतना भी जहाँ लोभ होता है, यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। यानी कि हम सब तरफ से मन को रोकेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। चाहे हम किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी हम मन का निरोध करेंगे कि हम तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो मन में कोई इच्छा नहीं है, तो दोस्तों ये फिर आपके लोभ की ही जीत हो जाएगी। आँख अपनी फूट डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। मान लीजिए कि आपको लड़कियों को देखने की मान लीजिए आदत है, ठीक है, और आपको ये अच्छा नहीं लगता है कि भाई मैं किसी भी को देखता हूँ, स्त्रियों को देखता हूँ, ठीक है, या कोई गलत चीज़ देखता हूँ, तो फिर यदि आप उससे बचने की छोड़ें तो आप अपनी आँख फोड़ लें, तो इससे दोस्तों बचा जा थोड़ी सकता है। आपकी जो इच्छा है दोस्तों फिर भी बनी रहेगी, उस इच्छा का आप कैसे अंत करेंगे। तो आँख फोड़ने से दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप किसी के दोस्तों गंदी चीज़ देखने से बच जाएं, बल्कि आपकी जो इच्छा है दोस्तों वो तो फिर भी बनी रहेगी। आँख फोड़ने से दोस्तों इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप देखना बंद हो जाएगा। आँख फोड़ते हैं, क्या उनको सपने नहीं आते, क्या उनको रूप दर्शन नहीं होते, सब कुछ होता है दोस्तों। फिर वो आपको कल्पना में होने लगेगा, मन में होने लगेगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इस मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है, यह तो हट वाला योग है। शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृष्ण भले हो जाए पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है, ठीक है। इसलिए उसका रोम रोम मूंदकर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ी दार्शनिकता की बातें कर रहे हैं। वह मन पूर्ण कब है, हम में तो पूर्णता होती है, पर परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। यदि हम में दोस्तों पूर्णता होती, पूरापन होता, तो हम फिर परमात्मा होते, हम फिर दोस्तों मनुष्य नहीं होते। अपूर्ण हैं इसी से तो हम मनुष्य हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। जो सच्चा ज्ञान है वो क्या करता है दोस्तों, अपूर्णता की वास्तविकता में
हम अज्ञानी हैं। जो सुकरात हैं दोस्तों वो कहते थे मैं ज्ञानी इसीलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। ठीक है, यदि हम जिस दिन जान जाएंगे कि वास्तविकता में हम अभी से अज्ञानी ही हैं, हम इन्हें कुछ नहीं सीखा है, तो दोस्तों वही आपकी असली ज्ञानियत है। ठीक है, सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रोचनीय रूप में हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि किसी प्रयोजन से ही दोस्तों प्राप्त हुआ है। यदि मन में कोई इच्छा उठ रही है तो वो किस प्रयोजन से उठ रही है दोस्तों, ये हमें जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो, क्योंकि वह अखिल का अंग हो, खुद कल का नहीं। दोस्तों मन की जो भी आप वास्तविक इच्छाएं हैं, वास्तविक आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसकी हमें दोस्तों ज़रूर सुननी चाहिए, उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी भी मन को ये अधिकार नहीं देना चाहिए कि वो मनमानापन करे। उस पर हमें थोड़ा सा नियंत्रण है, वो अवश्य रखना चाहिए। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। तो ये दोस्तों आपसे बाकायदा पूछा जा सकता है कि भगत जी का जो चित्रण है वो बाजार दर्शन में किस पाठ के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, या जैनेन्द्र जी ने भगत जो बाजार दर्शन पाठ है उसमें अपने एक पड़ोस के किस महानुभाव का जिक्र किया है। ठीक है, चूरन बेचने वाले क्या काम करते थे, चूरन बेचना। तो जो चूरन बेचते हैं यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। तो कितने पैसे कमाते थे, 6 आने पैसे कमाते थे। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने के उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन वालों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। यानी कि वो निरंतर दोस्तों प्रतिदिन का उनका यही नियम है कि वो चूरन लेकर के घर से निकलते हैं, लोग जल्दी ही उनका चूरन खरीद लेते हैं और बाकी कुछ जो चूरन बच, जैसे ही उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है तो दोस्तों वो बाकी का चूरन है वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। यानी बाजार का यदि जादू चलता तो दोस्तों वो पेशगी ऑर्डर लेते, ठीक है, थोक बाजार में बेचते, बाजार में उसे चूरन को अच्छे दामों पर बेचते, लेकिन वो 6 आने की कमाई करके ही चूरन को मुफ्त बांट देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों बाजार पर जादू नहीं चलता है। कहीं आप भूल कर ना बैठिए, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, मैं ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक है भी या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। यानी ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में तो दोस्तों वो नाचीज हो सकता है, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त हो। यानी कि उसे ऐसा संयम प्राप्त है कि दोस्तों 6 आने पैसे हुए तो बाकी को उसकी जो इच्छाएं हैं दोस्तों, बाजारवाद उस पर बिल्कुल भी हावी नहीं है, उपभोक्तावाद संस्कृति उस पर बिल्कुल भी हावी नहीं है। वो केवल दोस्तों 6 आने में उसका गुजारा हो जाता है और वो 6 आने ही दोस्तों अपने कर्म के माध्यम से कमाता है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है पर उसका मन अड़िग है। पैसा उससे आगे होकर भी भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिड़कता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति भी कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी? पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती ये कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंख में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति होती है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ
कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार है वो इच्छा जगाती है, तृष्णा जगाती है, उसके बाद में दोस्तों ईर्ष्या जगाती है। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो दोस्तों वह क्या बल है, ऐसा कौन सा बल उस चूरन वाले भगत जी में है जो इस प्रकार की जो व्यंग है कि वही उसके पास तो मोटर है, उसके पास तो ये चीज़ है, उससे दोस्तों जीतता ही नहीं है बल्कि उसको पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फूलता फलता है। वह कुछ अपर यानी कि दूसरी जाति का तत्व है। लोग जिसे स्पिरिचुअल यानी कि उसे आध्यात्मिक कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है यानी कि इच्छा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर इच्छाएं हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और मैं सारी चीज़ों को परिग्रह कर लूँ। ठीक है, अपरिग्रह यानी कोई भी चीज़ दोस्तों पास ना रखना। तो परिग्रह की दोस्तों जहाँ पर चीज़ है, जहाँ पर इच्छाएं हैं, तो वहाँ पर जो शक्ति है, जो शक्ति चूरन वाले भगत जी में थी, तो उस शक्ति का वहाँ पर नामो निशान नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाय में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर, धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थीं। ना उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थीं। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई तुम बाजार जाओ तो आंखें बंद करके चलो, कि जिससे बाजार का जो जादू है वो आप पे हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो भगत जी हैं उन्होंने आंखें खोल रखी थी, सब कुछ देखते हुए जा रहे थे, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। यानी कि बाजार का उन पर जादू कोई भी नहीं चल रहा था। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उन सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उस मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। यानी कि जो माल भरा हुआ है दोस्तों, ये नहीं कि कोई भी चीज़ है जो हमें पसंद नहीं है तो उसके प्रति हम वितृष्णा भरते हैं कि भाई मुझे तो ये दारू मान के जैसे शराब है वो पसंद नहीं है, तो इसके प्रति हम अपने अंदर ईर्ष्या भर लेंगे, शराब से तो मैं नफरत करता हूँ। तो ये भी दोस्तों भगत जी के मन में नहीं है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर, वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जहाँ तक वह जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ हो बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए था, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यानी कि दोस्तों भगत जी को जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वही उनको लेना होता है। जैसे ही वो चीज़ें लीं उसके बाद में दोस्तों उनका बाजार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुझे यह ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है, बाजार की सार्थकता क्या है कि जब तक आवश्यकता है, आवश्यकता मनुष्य के काम आए। और ये सार्थकता है वो कौन प्रदान करता है? वो मनुष्य प्रदान करते हैं जो ये जानते हैं कि उनको वास्तविकता में क्या आवश्यकता है।
और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशात्मक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जो परचेजिंग, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए, तो दोस्तों वो ही इस बाज़ार को आज बढ़ा रहे हैं, वो ही इसकी चकाचौंध को बढ़ा रहे हैं, वो ही इसकी शैतानी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई, सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी मान लीजिए जब आप बाज़ार में दोस्तों बाजारू संस्कृति हावी होती है, तो आपका पड़ोसी भी होगा दोस्तों, तो वो फिर आपके घर का भी यदि कोई सदस्य होगा तो वो दुकानदार है, आप ग्राहक हैं, आप दुकानदार हैं, वो आपका ग्राहक है। तो केवल यही दोस्तों रिश्ते नाते रह जाते हैं, सच्चे रिश्ते नाते भी समाप्त हो जाते हैं। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों, एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आप भी महसूस करते होंगे ऐसी चीज़ को, ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों को आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट का शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका हो गया बाजार दर्शन, जिसमें उन्होंने दोस्तों बाजारवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति को लेकर के बाजार की जो शक्ति है, ठीक है, उसका दोस्तों उन्होंने किस प्रकार बाजार है वो आदमी को अपने मोह पास में बांधता है, अपनी चकाचौंध से दोस्तों आकर्षित करता है, इसका उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा दोस्तों बाजार पर दार्शनिक पद्धति के माध्यम से, ठीक है, आदमी को किस प्रकार से दोस्तों नियंत्रण रखना चाहिए, और बाजार का दोस्तों किस प्रकार से हम नियंत्रण रख सकते हैं, इस प्रकार की दोस्तों बात हैं वो इन्होंने की हैं। कभी दार्शनिक तत्वों के माध्यम से, कभी दोस्तों चूरन बेचने वाले भगत जी के माध्यम से, कभी अपने मित्र की कहानी के माध्यम से दोस्तों। तो ये इस प्रकार का दोस्तों आपका पाठ है वो हो गया। अब दोस्तों हम आगे थोड़ी सी क्वेश्चन जान लेते हैं कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है। तो ये दोस्तों आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन थे इसमें वो बन गए हैं। हाँ जी, ये तो आपका ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने मन की स्थितियों का जिक्र आया। आप इन स्थितियों में जुड़े अपने अनुभवों को, मन खाली हो, जब आप मन का खाली हो तब आपके क्या अनुभव रहे हैं। मन खाली ना हो, मन में यदि नकार हो, मन यदि बंद हो। बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार की ग्राहकों की बात हुई है, स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं। परचेजिंग पावर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपसे ये कबीर की देखी साखी, चाहा गई चिंता गई मनुआ वे परवाए, जाको कुछ ना चाहिए सोई साहंसा है, ठीक है। तो ये निष्प्रहता, यानी कि दोस्तों जो भी यह ग्राहक है उसको निर्विकार रहना चाहिए, ना तो उसे बाजार की तरफ ज़्यादा झुकना चाहिए और ना ही दोस्तों अपने मन को बाजार से खींचना चाहिए। यदि वो खींचने का दोस्तों प्रयास करेगा तो फिर वो अपने लोभ को, लालच को, अपनी इच्छाओं को ही ज़्यादा बढ़ावा देगा। विजयदान देता की दुविधा जिस पर पहेली फिल्म बनी है, ठीक है। ये भी आपसे दोस्तों पूछा जा सकता है बाकायदा, क्योंकि ये आपके पाठ में है। के अंश को पढ़ करके आप देखेंगे कि भगत जी की संतुष्ट जीवन दृष्टि की तरह गडरिया की जीवन दृष्टि है, इससे आपके भीतर क्या भाव जगते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपके शब्दार्थ नकली सामान पर नकेल जरूरी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में अहमद और उसके दोस्तों का, ये भी दोस्तों मनोविज्ञान की प्रमुख कहानी है ईदगाह, ठीक है। वहाँ पर भी दोस्तों हामिद है, आपका मोहसिन है, ठीक है। तो मोहसिन बिस्ती लाता है, हामिद चिमटा लाता है। बाजार में दोस्तों किस किस प्रकार से उनका बीच में संवाद है। विज्ञापन की दुनिया, भाषा की बात दोस्तों, ये भी इसमें पैसा पावर है, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में पावर का रस है। मित्रों के सामने मनी बैग फैला दिया, पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते, ठीक है। तो किसके बारे में कहा गया है कि पेश की ऑर्डर नहीं लेते, तो ये दोस्तों भगत जी के बारे में कहा गया है। ये दोस्तों आपके निर्बल ही
संयमी भी होते हैं तो हैं ये दोस्तों निपात होते हैं। ठीक है, जो अर्थ पर बल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक्य में इनके होने ना होने पर स्थान क्रम बदल देने से वाक्य के अर्थ का प्रभाव पड़ता है। मुझे भी किताब चाहिए। तो ये दोस्तों आपके शब्द हैं। परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। असबाब माने सामान। दरकार, ज़रूरत। परिमित यानी कि सीमित। अतुलित, जिसकी तुलना ना की जा सके। पेशगी यानी कि अग्रिम राशि। नाचीज, महत्वहीन। अपदार्थ, जिसका अस्तित्व ना हो। दारुण, भयंकर। अकिंचितकर माने अर्थहीन। स्पृहा माने इच्छा और पशुपेश माने असमंजस। तो ये दोस्तों आपकी हो गई बाजार दर्शन। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम दोस्तों इसके तीसरे पाठ को दोस्तों पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने भक्तिन पाठ और दोस्तों आज की क्लास में हमने बाजार दर्शन पाठ का अध्ययन किया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से दोस्तों मिल जाएंगे। इससे पहले दोस्तों हिंदी साहित्य की कक्षा 12 की जो आपकी साहित्यिक जो पुस्तक है यानी कि ऐच्छिक हिंदी की जो पुस्तक है उसके भी दोस्तों गद्य भाग के हमने अंतरा और अंतराल के सारे पाठों का अध्ययन दोस्तों विस्तृत व्याख्या के साथ में कर लिया है, प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों समझते हुए। तो आशा करता हूं कि आपको हिंदी साहित्य की क्लासेज हैं वो पसंद आ रही होंगी। यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो कृपया कमेंट में दोस्तों आप बताएं कि क्या इसमें अच्छा है, और यदि कुछ चीज़ दोस्तों छूट रही है तो दोस्तों क्या सुझाव आप दे सकते हैं वो कमेंट में लिख करके बताएं। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा हमें आप सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय